तो चलिए सीधे समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और उन पहलुओं पर फोकस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ग्रोथ की रफ्तार भी बनी रहे और महंगाई भी काबू में रहे। तो आज हम यही समझेंगे कि भारत इस मुश्किल संतुलन को कैसे साध रहा है। और इस संतुलन को साधने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके पास है? जाहिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो आइए देखते हैं कि इकोनॉमी को सही रास्ते पर रखने के लिए आरबीआई क्या कदम उठा रहा है। इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, गोल्डीलॉक्स फेज। अब ये क्या होता है? ये वो सिचुएशन है, वो स्वीट स्पॉट है जहां इकोनॉमी रॉकेट की तरह बढ़ तो रही है पर महंगाई जमीन पर ही है, मतलब पूरी तरह काबू में। हर देश इसी स्थिति को पाना चाहता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या भारत इस फेज में है, तो आंकड़े खुद जवाब दे रहे हैं। देखिए, जीडीपी ग्रोथ है शानदार 8% और वहीं रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई सिर्फ 2.2% पर। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि भारत इस गोल्डीलॉक्स फेज में एंट्री कर चुका है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा स्थिर और भरोसेमंद माहौल जो देश और विदेश दोनों के इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचता है। स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों एक साथ। अच्छा, तो आरबीआई ने ये किया कैसे? उन्होंने एक मल्टी स्टेप स्ट्रैटेजी अपनाई। सबसे पहले मार्केट में पैसा बढ़ाने के लिए डॉलर रुपया स्वैप किया। फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ा कदम, रेपो रेट में कटौती, ताकि लोन सस्ते हों और ग्रोथ को बूस्ट मिले। और इन सभी कदमों का नतीजा है ये नंबर -5.25%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आरबीआई का एक साफ इशारा है कि अभी हमारी पहली प्राथमिकता ग्रोथ है, विकास है। ठीक है, तो ये तो हुई मॉनेटरी पॉलिसी की बात। लेकिन इकोनॉमी सिर्फ आरबीआई के फैसलों से नहीं चलती, इसके और भी इंजन होते हैं। तो चलिए अब हम दो ऐसे ही बड़े इंजनों पर फोकस करते हैं। एक है ट्रेड यानी व्यापार और दूसरा है एग्रीकल्चर यानी कृषि। ट्रेड की बात करें तो हाल ही में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। भारत ने यूरोप के 4 देशों के एक ग्रुप ईएफटीए ब्लॉक के साथ एक बहुत जरूरी समझौता किया है। इसमें कौन कौन से देश हैं? आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। और इस समझौते की सबसे बड़ी बात क्या है? ये नंबर -100 बिलियन डॉलर। एफटीए देश लीगली बाउंड हैं, मतलब कानूनी तौर पर बंधे हैं कि वो अगले 15 सालों में भारत में इतना निवेश करेंगे ही करेंगे। अब आप सोचेंगे इस डील में भारत को क्या देना पड़ा? तो ये एक तरह का लेन देन है। हम स्विस घड़ियों और चॉकलेट जैसी चीजों पर टैक्स कम करेंगे और बदले में हमें क्या मिल रहा है? 100 बिलियन डॉलर का निवेश, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे और सबसे अहम ग्रोथ इंजन की, कृषि। किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार की टॉप प्रायोरिटी में है और इसके लिए रबी फसलों की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को काफी बढ़ाया गया है। इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। वैसे तो सभी फसलों की एमएसपी बढ़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा जंप किस में है? कुसुम में, पूरे 600 रुपए दा। ये क्या दिखाता है? ये सरकार की एक सोची समझी रणनीति है कि किसान सिर्फ गेहूं चावल तक सीमित ना रहें, बल्कि दूसरी फसलों को भी अपनाएं, जिससे उनकी कमाई बढ़े। और इसी पॉलिसी का एक नतीजा है एक नया ट्रेंड, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स रबीफिकेशन कह रहे हैं। इसका मतलब है कि किसान अब रबी की फसलों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये एक बड़ा शिफ्ट है। तो हमने पॉलिसी देख ली, रणनीति समझ ली, लेकिन इसका असर क्या हो रहा है? जमीनी हकीकत क्या है? इसके लिए हमें देश का बही खाता यानी उसके कर्ज और व्यापार के आंकड़े देखने होंगे। और यहाँ तस्वीर थोड़ी चिंताजनक है। सीएजी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो बताती है कि पिछले 10 सालों में 28 राज्यों का कुल कर्ज 3.39 गुना बढ़ गया है। ये एक बहुत बड़ी वित्तीय चुनौती है और ये समस्या हर राज्य में एक जैसी नहीं है। अगर हम कर्ज और राज्य की जीडीपी का अनुपात देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ पंजाब है जहां ये अनुपात 40% से भी ज्यादा है और दूसरी तरफ उड़ीसा जहां ये 8.5% से भी कम है। अब बात करते हैं विदेशी कर्ज की। कुल आंकड़ा 747.2 बिलियन डॉलर का है, जो सुनने में बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है, इसमें से लगभग 82% कर्ज लॉन्ग टर्म है,
मतलब इसे चुकाने के लिए हमारे पास काफी समय है, जो इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी देता है। ट्रेड के मोर्चे पर मिली जुली तस्वीर है। दुनिया भर में मुश्किलों के बावजूद हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ा है, जो अच्छी बात है। हाँ, व्यापार घाटा अभी भी एक चुनौती है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा सर्विस सेक्टर, जो लगातार सरप्लस में है। मतलब हम सेवाएं बेच ज्यादा रहे हैं और खरीद कम रहे हैं। तो अब आखिर में उन 2 बड़े ढांचागत सुधारों की बात करते हैं जो आने वाले कल में भारत की अर्थव्यवस्था की नींव को और मजबूत करेंगे। पहला है जीडीपी के बेस ईयर में बदलाव। इसे 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया जा रहा है। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पिछले 10-12 सालों में हमारे इकोनॉमी बहुत बदल गई है, कई नए सेक्टर्स आ गए हैं। तो ये बदलाव हमें इकोनॉमी की ज़्यादा सच्ची और सटीक तस्वीर देगा। और दूसरा बड़ा कदम है 16वें वित्त आयोग का गठन। अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में ये कमीशन ये तय करेगा कि 2026 से लेकर 2031 तक केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का पैसा कैसे बढ़ेगा। ये देश के संघीय ढांचे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन सब कोशिशों, इन सब सुधारों का एक ही बड़ा मकसद है, ये जादुई आंकड़ा, $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट। इस सपने को सच करने के लिए क्रेडिट गारंटी जैसी स्कीमें भी हैं, लेकिन सवाल वही है जो हमेशा रहता है, क्या ये रणनीतियां भारत को उस मंजिल तक पहुंचा पाएंगी जहां हम उसे देखना चाहते हैं?